हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स और चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स समझ लीजिए क्या है हमारे टॉपिक आज का, वो है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। अब इस थ्योरी के ऊपर स्टूडेंट्स हम कई बार बीच बीच में चर्चा जो है वो कर चुके हैं। अब कोलिजन थ्योरी एक्चुअल में है क्या वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक को हमारे पास, दैट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। यानी कि कोलिजन का मतलब होता है आपस में टकराना। तो एक ऐसी थ्योरी है जो बताती है कि रेट जो है रिएक्शन का या रिएक्शन जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, कोलिजन, है ना। कोलिजन किसकी? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की। तो इसी को लेके ये थ्योरी है। आइए समझते हैं क्या स्टूडेंट्स ये थ्योरी। तो देखिए हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कोलिजन थ्योरी का। वो ये कहता है कि रिएक्शन तब होता है यदि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। तो सिंपल से दो हमारे पास मॉलिक्यूल से ए और बी, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन कब होगा? जब ये आपस में कोलाइड करेंगे यानी कि टकराएंगे, है ना। Now, number of collision that takes place per second per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency। अब यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, नया वर्ड आप लोगों के पास आ गया है, collision frequency, जिसको हम किससे डेजिग्नेट करते हैं स्टूडेंट्स? Z से। So what is collision frequency? Number of collisions per second per unit volume। तो एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं एक यूनिट वॉल्यूम में आपस में टकराते हैं, वो क्या होती है? उस रिएक्शन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी और इसको हम किससे डेजिग्नेट करते हैं स्टूडेंट? Z से। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल दी कोलिजन्स डू नॉट रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब दो चीज़ें आपस में कोलिजन थ्योरी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि चीज़ें आपस में टकराएंगी, यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन फिर हम यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर टकराव जो है, हर जो कोलिजन है, ज़रूरी नहीं है कि उससे प्रोडक्ट बने ही बने, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं किसी बीकर के अंदर और आपस में टकरा रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे टकराव ऐसे होंगे जहाँ पे उनके टकराने से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन वो कोलिजन्स जिनके टकराने से एक्चुअली रिजल्ट बनेगा, है ना, तो उन कोलिजन्स को हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये क्या है? दैट इज कोलिजन्स विच एक्चुअली रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। तो हमने यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखी स्टूडेंट्स। ये कोलिजन थ्योरी है रिएक्शन रेट की। ये सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये थ्योरी कहती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे मस्ट कोलाइड इन ऑर्डर टू रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये थ्योरी कोलिजन का मतलब टकराव। ये थ्योरी कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ज़रूर टकराएं, रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। फिर ये कहती है हमारे पास कि जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कहलाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम Z से डेजिग्नेट करते हैं। अब यहाँ पे फिर ये भी बताया जा रहा है कि भाई सारे कोलिजन जो होते हैं किसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, उन सभी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। केवल वही कोलिजन्स जहाँ पे मॉलिक्यूल्स टकराने से जो प्रोडक्ट बन जाता है उन कोलिजन्स को कहा जाता है इफेक्टिव कोलिजन्स। तो अब आप यहाँ समझिए कि हमारे पास एक रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं। मान लेते हैं कि एक रिएक्शन मिक्सचर है और उसमें 10 कोलिजन हुए, है ना। लेकिन 10 में से केवल 6 ही कोलिजन ऐसे थे जिनमें एक्चुअल कोलिजन से प्रोडक्ट बना। तो ये जो और बाकी 4 से कोलिजन तो हुआ बाकी 4 के अंदर, लेकिन उनके प्रोडक्ट उस केस में प्रोडक्ट नहीं बना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट स्टूडेंट क्या हुआ कि यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन कितने हुए? 6। तो इफेक्टिव कोलिजन किसको बोलते हैं? वो कोलिजन्स जिनसे प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट बनेगा या कोलिजन इफेक्टिव कौन से होंगे, इसको 2 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो देयर आर 2 फैक्टर्स विच डिसाइड्स वेदर द कोलिजन इज इफेक्टिव और नॉट। तो 2 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी फैक्टर एंड सेकंड वन इज द ओरिएंटेशन फैक्टर। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास कौन सा? एनर्जी फैक्टर। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो रिएक्शन है, जो कोलिजन है, वो इफेक्टिव कब होगा उसको कौन डिसाइड करता है? पहला फैक्टर है वो है एनर्जी फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स दे मस्ट हैव मिनिमम एनर्जी इन ऑर्डर दैट कोलिजन बिटवीन देम बिकम्स इफेक्टिव, ठीक है।
दे मस्ट पोजेस मिनिमम एनर्जी सो दैट देयर कोलिजन में बिकम इफेक्टिव एंड दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे 2-3 हमारे पास डेफिनेशंस आएंगे, स्टूडेंट्स उसको समझेंगे क्या है हमारे पास। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कोलाइड करते हैं तभी प्रोडक्ट बनता है, तभी रिएक्शन होता है। फिर हम ये कह रहे हैं कि सारे जो कोलिजन हैं वो जो है प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, केवल वही कोलिजन्स जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स कहलाते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि 2 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होगा या नहीं होगा, है ना। तो पहला फैक्टर कौन सा, एनर्जी फैक्टर। तो एनर्जी फैक्टर के में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखो हर एक टेम्परेचर पे, अगर हम मान लो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो हर एक हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है ना। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी है वो आपस में उनकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना सकें। तो उनके लिए क्या होती है, एक वैल्यू होती है एनर्जी की, जो कम से कम अगर उनके अंदर उतनी वैल्यू आ जाए एनर्जी की तो ही वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होनी चाहिए, इन एडिशन टू द एनर्जी दे ऑलरेडी पोजेस, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास बहुत सारे एक मिक्सचर के अंदर, उनकी अपनी एनर्जी भी है, लेकिन जब तक उनकी एनर्जी जो उनके पास ऑलरेडी है वो और नहीं बढ़ जाती, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जब तक उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं आएगी तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। इसको बिल्कुल आसान सी शब्दों में समझते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है और उनकी रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी है वो 10 किलो जूल है, ठीक है। अब होता क्या है कि मेरे पास जो मैं चाहता हूँ कि वो प्रोडक्ट बनाए, और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो उनको मिनिमम एनर्जी चाहिए वो चाहिए 40 किलो जूल। अब 40 किलो जूल का मतलब 10 उनके पास ऑलरेडी है, उनको 40 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो वो जो बची हुई एनर्जी वो कितनी बची स्टूडेंट, जो मुझे और देनी पड़ेगी, वो है 30 किलो जूल, है ना। तो ये जो 30 किलो जूल है ये एनर्जी कितनी है, दिस इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो 10 तो उसके पास पहले से ही थी और चाहिए टोटल 40 प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो 10 के बाद 30 और देनी पड़ेगी और वो 30 क्या बन जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है बन जाएगी। तो हर मॉलिक्यूल्स के पास स्टूडेंट क्या है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम, ताकि वो प्रोडक्ट बना सके और कोलिजन जो है वो इफेक्टिव कहलाएँ। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास देखिए क्या है, लेकिन हमारे पास क्या बता रहे हैं हम कि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और प्रेशर पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोजेस एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब साधारण टेम्परेचर पे क्या है, मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कि उसकी खुद की एनर्जी कितनी है 10 किलो जूल, लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी चाहिए, मान लो वो 40 चाहिए। तो नॉर्मल 10 है, लेकिन तो हमने क्या बताया कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो काफ़ी कम होती है और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा नहीं होती और वो उससे कम ही रह जाती है ना। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है यहाँ पे कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है। अब होता क्या है, A collision between high energy molecule overcome the repulsion and bring the formation of unstable molecule cluster called activated complex। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने पर क्या होता है, हमारे पास वो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल का क्लस्टर बना देते हैं और उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो है वो जनरली काफ़ी हाई होती है ना। तो यहाँ इसको देख लीजिए आप, यहाँ पे ये समझाया है, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट जो है वो क्या है। अब देखिए नॉर्मली हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है, जहाँ पे रिएक्टेंट 2 हमने शो किए A+B। अब ये इस रिएक्टेंट की नॉर्मल एनर्जी है जो इनके पास ऑलरेडी पोजेस है, जो मैं लाइन यहाँ पे खींची हुई है ना। अब लेकिन जो इनकी इस जो प्रोडक्ट बनाने के लिए इनको कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतनी इनके पास ऑलरेडी है। अब जाहिर सी बात है जो डिफरेंस है अगर हम देखेंगे, व्हाट इज़ दिस इज़ कॉल्ड EA, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा हमें देनी पड़ेगी रिएक्टेंट्स को ताकि वो प्रोडक्ट बना सकें, वो एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो अब ये हमारे पास अगर हम बात करें तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखिए
ये हमारे पास जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल। एक्सोथर्मिक क्यों हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और कुछ एनर्जी जो हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, तो प्रोडक्ट की ये रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल है, तो ये पहले के मुकाबले कम हो गया है ना। तो जहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो, प्रोडक्ट की कम हो, तो वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक में उल्टा है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी एनर्जी की, यानी यहाँ तक एनर्जी चाहिए तभी जो है रिएक्शन प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये हमारे पास देखिए अब क्या होगा हमारे पास, सुनो देखिए, फॉर दस एवरी केमिकल रिएक्शन वेदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हैज़ अ एनर्जी बैरियर। अब इनके पास क्या है, एनर्जी बैरियर होता है, यानी कि हमारे पास अगर हम बात करें एनर्जी बैरियर, यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को देखिए। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा एनर्जी बैरियर की बात कहाँ से आई है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एनर्जी जो है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और ये इनके लिए एनर्जी बैरियर है, इनके पास कम से कम इतनी एनर्जी और आनी चाहिए ताकि ये इस बैरियर को, इस रुकावट को क्रॉस कर सकें और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये एनर्जी बैरियर है हमारे पास। तो इसमें यही बताया है कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए, चाहे वो एक्सोथर्मिक है चाहे वो एंडोथर्मिक है, उसके पास एक एनर्जी बैरियर होता है जो कि ओवरकम किया जाना चाहिए, जिसको जो है ओवरकम किया जाए ताकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट में। तो हमारे पास हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब इफ़ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट एनर्जी दे कैन रीच द पीक ऑफ द एनर्जी बैरियर आफ्टर कोलिजन एंड चेंज टू प्रोडक्ट। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो इस एनर्जी बैरियर को, जो एनर्जी वाली रुकावट है जो इनको एक्स्ट्रा चाहिए, वो इसको क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। If the activation energy of the reaction is low, the fraction of active collision will be large and reaction will be fast. अब देखिए अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, अब मैं छोटा सा एग्जांपल इसी से समझाता हूँ आप लोगों को। इस केस में देखिए हमारे पास, इस केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी की हम लोग बात करें, ये देखिए ये वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी की। अब ये तो बहुत लार्ज वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी एनर्जी चाहिए। तो सोचो कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होती, लो का मतलब क्या था, ये ग्राफ कैसा होता, मे बी ऐसा ग्राफ होता। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो होती तो बहुत थोड़ी एनर्जी से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देते। तो ऐसे केस में जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी वहाँ पे ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होगी वहाँ पे कम ही मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट जो है वो यहाँ से आया है, और आई एम श्योर कि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है वो समझ आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगे और आसानी से प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज़ हाई, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ऐसे केस में जो इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन है वो कम होगा और रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। अब होता क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिससे नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएंगे और इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स के एक कंसेप्ट की, और वो हमारे पास क्या है, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हमारे पास, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है टोटल माइनस जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है ना। ग्राउंड स्टेट मतलब जो एनर्जी ऑलरेडी ही रिएक्टेंट्स के पास है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो हाईएस्ट टॉप लेवल की एनर्जी है, जो क्रॉस करना है एनर्जी बैरियर है, और प्लस ई क्या है, वो जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, जो एनर्जी ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं। तो ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों का डिफरेंस जो है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझाऊँ तो अब एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या है, What is activation energy? This is the energy of the activated complex। ये एनर्जी माइनस जो एनर्जी रिएक्टेंट्स ऑलरेडी पोजेस करते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये हमने पहला फैक्टर जो है वो स्टडी किया है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने देखा है कि एनर्जी फैक्टर कैसे काम करता है। अब एनर्जी फैक्टर को हम लोग समझते क्या है, देखिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पे एनर्जी फैक्टर के बारे में। हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करें, ठीक है, लेकिन हर कोलिजन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनाता है। केवल वही कोलिजन जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कहलाते हैं इफेक्टिव कोलिजन। अब हमारे पास होता क्या है कि कोलिजन जो है
हमारे पास अगर कोलिजन इफेक्टिव हो उसके लिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़ी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बना सकें, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, है ना। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, और इसलिए हमारे पास क्या होता है उस केस में अगर हम देखेंगे तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे कम ही फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट बनाएंगे। अब होता क्या हमारे पास, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो, यहाँ पे हर मॉलिक्यूल को एक एनर्जी बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ता है, और वो क्रॉस करने के बाद ही जो प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो टॉप का बैरियर है, ये यहाँ पे एक्चुअली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है बनते हैं और उसकी एनर्जी नॉर्मली हाई होती है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और दो रिएक्टेंट हैं और उन्होंने प्रोडक्ट बनाना है, नई बॉन्ड पुरानी बॉन्ड टूटनी है, नई बॉन्ड बननी है। तो जहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हों, उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, उसकी एनर्जी हाई होती है। तो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी माइनस ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी ऑलरेडी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी। और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये पहला फैक्टर था स्टूडेंट, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कहा एनर्जी फैक्टर, है ना। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और फैक्टर जिसकी वजह से कोलिजन इफेक्टिव बनते हैं, वो है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स घुमाव, है ना। तो पहला फैक्टर एनर्जी का था, वहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्ट तब बनेंगे अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, अगर उतनी एनर्जी के बराबर आ जाएगी तभी वो प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर। अब ओरिएंटेशन फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास। अगर हम देखेंगे कि सपोज़ दो मॉलिक्यूल्स को टकराना है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो कि मैं दो पहलवानों की लड़ाई कराना चाह रहा हूँ, सिंपल सा कंसेप्ट लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, अगर दोनों सपोज़ करो कि पीठ की डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ आके टकराएंगे, तो क्या वो लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। अगर उनके बीच में हमने कोलिजन कराना है, लड़ाई करानी है, तो वो बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, यानी एक का चेहरा दूसरे के चेहरे के बिल्कुल आमने सामने होगा, तब जो कोलिजन होगा। तो ओरिएंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे ही और प्रोडक्ट बनेगा ही, ये ज़रूरी नहीं है, है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते। तो पहला एनर्जी फैक्टर है। अगर मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है एनर्जी, तो फिर क्या होगा, उस केस में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो चाहे वो टकरा भी रहे हैं फिर भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर है। अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा भी रहे हैं लेकिन उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, प्रॉपर सही डायरेक्शन में टकरा नहीं रहे हैं, तब भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। और ऐसे केस में भी हमारे पास रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश की है बिल्कुल सिंपल से उसमें। अब यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है हमारे पास, है ना। ये ए और ये इससे टकराना है इन्होंने, ए और बी है। अब ए से टकरा रहा है हमारे पास, बी से टकरा रहा है, तो ये ए बी जो है प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। तो ये क्या एक्चुअल में ए बी और ए बी के बीच में इंट्रैक्शन हो रही है, जहाँ पे A2 और B2 जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, इसमें A2 बन गया है और साथ में क्या बन गया है, B2 बन गया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे A B और A B आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, ए बी और ए बी, तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। तो क्योंकि इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं थी, ए बी किससे टकरा रहा है, बी ए से टकरा रहा है। यहाँ पे देखिए ये ए बी है और ये बी ए, तो इनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ए बी वो इसी तरह से रह जाएंगे। तो इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन घुमाव ना होने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। और किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे किसके, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के। तो जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना ही रिएक्शन का रेट भी होगा। सो रेट dx/dt दैट इज इक्वल टू, हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन कैसे ढूंढेंगे हम लोग, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको बताया था व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको हम z से डेजिग्नेट करते हैं। और ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। सो व्हाट इज z, नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और दूसरा क्या है,
कोलिजन फ्रीक्वेंसी को अगर हम फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल से जो करेंगे अगर मल्टीप्लाई, सो दिस विल गिव यू द रेट। तो रेट किसके बराबर है, dx/dt किसके बराबर है, z दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय f दैट इज फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, जितने कोलिजन जो इफेक्टिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे आज कोलिजन थ्योरी पढ़ी है, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा इसके अंदर स्टूडेंट्स, ये कोलिजन थ्योरी सबसे पहले तो ये कह रही है कि भाई रिएक्शन तब होगा अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, है ना। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जितने भी कोलिजन्स हैं ज़रूरी नहीं कि हर कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट बनाए ही बनाए, केवल बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं लेकिन केवल वही कोलिजन जिसमें प्रोडक्ट बनता है वही कहलाते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। अब कोई भी कोलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं, इसको दो फैक्टर डिसाइड करते हैं। पहला कौन सा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनर्जी फैक्टर। अब एनर्जी फैक्टर क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि हर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उनकी रूम टेम्परेचर पे अपनी एक एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी जो काफ़ी कम होती है, उस एनर्जी के साथ वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी ताकि वो एक बैरियर, जो एनर्जी का बैरियर है, उसको क्रॉस कर सकें और प्रोडक्ट बना सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम टेम्परेचर का यूज़ करेंगे, हम कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, हम हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में एनर्जी देंगे ताकि वो जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी है और जो सफिशिएंट नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो उस एनर्जी को प्राप्त करें और उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएं, जिसके बाद वो प्रोडक्ट बना सकेंगे। दूसरा फैक्टर जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा वो है ओरिएंटेशन फैक्टर। जैसा हमने देखा था, तो मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करेंगे, ज़रूरी है कि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, यानी किस डायरेक्शन में वो टकरा रहे हैं वो सही भी होनी चाहिए। अगर उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी तब भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। और फिर हमने क्या देखा कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज रेट इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक, दैट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।